तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज सीक्रेट ऑफ सिलेडर्स। दर्शकों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वेब सीरीज एडवेंचर, रोमांस और थ्रिल से भरपूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी को। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। सीरीज की शुरुआत 1996 में कोल्हापुर के एक छोटे से शहर से होती है, जहां एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक यात्रा पर जा रहा होता है। वे तीनों रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी एक भयानक दुर्घटना हो जाती है जब उनकी कार एक बहुत ही बड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाती है और नदी में गिर जाती है। इस खतरनाक हादसे में पिता और माँ दोनों की जान चली जाती है, जबकि उनका बेटा बच जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां पर हम रवि को देखते हैं। रवि एक समर्पित डॉक्टर है जो अपने छोटे भाई आदित्य के साथ रहता है। रवि का जीवन अपने पेशे और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी में बसा हुआ है। वो हमेशा अपने छोटे भाई आदित्य का ख्याल रखने में लगा रहता है। तभी अचानक से हमारी कहानी का सीन एक मंदिर में शिफ्ट होता है और मंदिर में हम एक प्रतिष्ठित जज को देखते हैं जिसका नाम दीक्षित होता है। दीक्षित एक गंभीर और गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता है। वो अपने सामने खड़े व्यक्ति प्रतीक से कुछ जिम्मेदारी के बारे में बात करता है और वो कहता है कि मैंने आज तक ये सारी जिम्मेदारी किसी और के लिए संभाली है, लेकिन अब वक्त आ गया है, वह सिलेदारों का असली वारिस है और इस सब की जिम्मेदारी अब वही लेगा। प्रतीक पूछता है क्या वो इसके लिए तैयार है। दीक्षित ने जल्दी से कहा हमारे पास वक्त नहीं है, उसे सब कुछ बताना ही होगा। और फिर जाते हुए वो प्रतीक से कहते हैं पानी में सूरज की इमेज देखकर प्रार्थना करते हुए यहाँ से जाना। और प्रतीक बिल्कुल वैसा ही करता है। जब वो पानी में देखता है तो उसे उसमें एक चाबी नजर आती है। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रभु नाम के एक गुंडे पर, जो कि फोन से बात कर रहा होता है। वहीं फोन के दूसरी तरफ हम रामचंद्रन नाम के एक गवर्नर को देख पाते हैं, जो कि मुंबई में रहता है। प्रभु की आवाज में एक डर और एक खुफिया योजना का संकेत होता है। वो कहता है कि रामचंद्रन, मुझे अब पता चला है कि जज बीमार है। प्रभु की बात सुनकर रामचंद्रन का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो थोड़ी देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है इतने सालों में पहली बार ये सिलेदार इतना कमजोर दिख रहा है। इसका मतलब है ये किसी बड़ी हरकत की तैयारी कर रहा है, कुछ न कुछ करने वाला है, लेकिन तुम बस इस पर नजर बनाए रखना। अगले सीन में हम जज दीक्षित को देख पाते हैं, जो कि अपनी किताब को लॉन्च करने वाले थे। वो मंच पर खड़े होते हैं। अचानक से वो दर्द में नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनको दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ा था। चारों तरफ लोग घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसी दौरान रवि जो समारोह में मौजूद होता है, उसकी नजर जज की अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी कुछ खास और रहस्यमयी प्रतीत होती है, जिससे रवि का ध्यान उस पर जाता है। अब यहाँ पर जज काफी ज्यादा तकलीफ में होता है। बावजूद इसके वो धीरे से रवि से कहता है शौर्य पाने के लिए पहले अपने कर्तव्य को जानो। कुछ देर के बाद जज दीक्षित की असिस्टेंट प्रियल, जो कि एक कुशल लॉयर भी होती है, रवि के पास आती है। उसके हाथ में जज की साइन की हुई एक किताब होती है। वो रवि को किताब सौंपते हुए कहती है कि ये जज दीक्षित की साइन की हुई बुक है, उन्होंने इसे आपको देने के लिए कहा था। रवि उसे अपने हाथ में लेकर देखता है। तभी उसकी नजर किताब के पन्नों पर एक छोटे से नोट पर पड़ती है। उसके बाद जज दीक्षित उसे खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रामचंद्रन को देख पाते हैं, जो कि पंडित जी के पास आता है और पंडित जी से कहता है कि मैं विजयनगर साम्राज्य का वारिस हूँ। मेरे पूर्वजों का खजाना किसी गहरे रहस्य में छिपा है और मुझे उसे ढूंढना है। वो आगे पंडित से कहता है कि आप पूजा और अर्चना करके मेरे पूर्वजों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि वो खजाना कहाँ पर छुपा रखा है। वहीं हम रवि को देखते हैं, जो रात होने पर जज दीक्षित से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके दफ्तर के बाहर बैन में दो लोग बैठे हुए होते हैं, जो कि जज दीक्षित पर नजर रख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही प्रभु को कॉल करके रवि के बारे में बता देते हैं। प्रभु उन लोगों से बोलता है डॉक्टर इतनी रात में जज को चेक करने तो नहीं आया होगा, कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग उस पर नजर बनाए रखो, मैं अभी आता हूँ। तभी हम रवि को देखते हैं, जो कि जज से पूछता है कि आपकी पल्स एकदम नॉर्मल चल रही थी, फिर आपने हार्ट अटैक का झूठा ड्रामा क्यों किया। जिस पर जज उससे कहता है हमारा एक संगठन है सिलेदारों का, जिसमें बहुत ही कम लोग बचे हैं और तुम भी उसी संगठन का एक हिस्सा हो, बस किसी ने आज तक ये बात तुम्हें बताई नहीं है। जज की बातों में एक गहरी रहस्य और शक्तिशाली इतिहास की झलक हम लोगों को दिखाई देती है। जज की यह बात सुन करके रवि तो पूरी तरीके से उलझन में पड़ गया था। वो जज से कहता है जो आप कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये अंगूठी आपके पास कहाँ से आई है। तभी जज अचानक से अपनी एक पुरानी फोटो निकालते हैं। फोटो रवि को दिखाते हुए वो कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तुमने शायद ऐसी अंगूठी उन्हीं के पास देखी होगी। वो आगे कहता है कि तुम्हारे पापा का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था,
बल्कि वो सब एक प्लान्ड मर्डर था। किस्मत से तुम्हारी जान बच गई थी और फिर तुम्हें अडॉप्ट करवा दिया गया था। ये सुनकर रवि पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि ये सच पूरी तरीके से नई जानकारी लेकर आता है। जज आगे कहता है तुम्हारे पापा सिलेदार के प्रमुख थे और उनका काम और जिम्मेदारी अब तुम्हें निभानी है। और अब ये सारी बातें सुनकर रवि को लगता है जैसे उसकी पूरी पहचान और जीवन का उद्देश्य अब अचानक से बदल चुका हो। देन जज रवि से आगे कहता है तुम्हें सिलेदारों का प्रमुख बनना होगा और इसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करना, यानी कि तुम्हें अब उस खजाने की रक्षा करनी है और ये जिम्मेदारी केवल तुम ही निभा सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। रवि ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से वो दोनों गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हम इलेक्ट्रीशियन हैं, आपके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है इसलिए हम उसको चेक करने के लिए आए हैं और जबरदस्ती सर्किट को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो जज एक पुरानी किताब निकालता है और उसे रवि के लिए दे देता है और कहता है ये किताब तुम्हारे लिए है, इसमें वो सारी जानकारी है जो तुम्हें सिलेदारों के बारे में जाननी चाहिए। और इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के जाते ही प्रभु वहाँ पर आ जाता है और जज को जान से मार डालता है। अगले दिन पुलिस अचानक रवि के पास पहुँचती है और उसे जज दीक्षित के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। रवि पुलिस से कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे वो घटना याद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे वहाँ पहुँचने के बाद मैंने 2 इलेक्ट्रीशियनों को वहाँ पर देखा था, हो सकता है उन दोनों ने उनको मार दिया हो। तभी वहाँ पर प्रियल आ जाती है। इंस्पेक्टर उसे जानकारी देता है कि जज के चैम्बर में 8 बजे ये अंदर गया था और 9 बजे वहाँ से बाहर आया। इसके पहले ना कोई अंदर गया था और ना ही कोई बाहर आया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ ये है कि इसी ने उनका मर्डर किया है। तभी रवि इंस्पेक्टर को मैसेज दिखाते हुए कहता है अगर आपके हिसाब से 9 बजे जज का मर्डर करके उनके चैम्बर से मैं बाहर निकल के आ गया तो फिर उन्होंने 9:30 बजे मुझे ये मैसेज कैसे भेजा। तभी इंस्पेक्टर कहता है ये झूठा मैसेज तुमने ही भेजा होगा। तभी आदि उनसे कहता है कल रात मेरा भाई मेरे साथ था, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जज साहब और मेरे भाई की लोकेशन को चेक कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि 9:30 बजे तक जज साहब जिंदा थे। प्रियल इंस्पेक्टर से कहती है आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के भरोसे कैसे कह सकते हैं कि मर्डर रवि ने किया है, ढंग का सबूत लाइए फिर इसे अरेस्ट कीजिए। देन वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर प्रियल रवि से पूछती है कि तुम्हारे और जज साहब के बीच में क्या बात हुई थी। रवि कहता है उन्होंने मुझे बताया था कि मैं एक सिलेदार हूँ और वो मुझे कुछ और बताना चाहते थे, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर आ गए। देन जज साहब ने मुझे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। फिर वो कहता है जज साहब ने मुझे एक अजीब सा मैसेज भेजा था, फिर वो मैसेज को डिकोड करने में लग जाते हैं। रवि कहता है कि दीक्षित सर जो मुझे बताना चाहते थे वो उन्हीं के चैम्बर में है और वो लोग जज साहब के चैम्बर में पहुंच जाते हैं और पीछे हम प्रभु को देखते हैं जो उनका पीछा करते हुए वो भी वहीं पर पहुंच जाता है। तभी इंस्पेक्टर मित्रा उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि ये वैन पिछले दिनों से यहाँ पर क्या कर रही है। तो प्रभु बताता है कि मैं इसका ड्राइवर हूँ और 2-3 दिन से कोर्ट में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ इन लोगों को चैम्बर में अशोक स्तंभ दिखाई देता है। प्रियल अशोक स्तंभ का एक चक्र घुमाने लगती है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर वो लोग चारों स्तंभों को एक साथ घुमाने लगते हैं। तभी उन्हें उसमें से किसी चीज का हिस्सा मिलता है और वो लोग अब ये काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाते हैं। उन्हें जाते हुए इंस्पेक्टर देख लेता है। अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम प्रताप होता है और प्रताप को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर उनके महान कार्यों पर महत्वपूर्ण खोज करने के लिए शिव भूषण पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन प्रताप इसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता। तभी हमारा सीन रवि, प्रियल और उन तीनों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि एक होटल पर रुके हुए होते हैं। तभी प्रियल रवि को एक कागज देती है और कहती है ये भी उसी हिस्से के साथ मिला है, लेकिन उस पेपर पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक चाय की भाप से उस कागज में नंबर दिखने लगते हैं। आदि उस नंबर को सर्च करके बताता है कि ये मुंबई में किसी चोर बाजार की लोकेशन को ऑर्डिनेट है। रवि कहता है इसका मतलब दीक्षित सर चाहते थे कि मैं मुंबई जाऊं और शायद मुझे अगला क्लू वहीं पर मिलेगा। अब आदि कहता है इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी का नंबर नोट करके ट्रैक कर रहा होगा। फिर वो लोग गाड़ी को वहीं पे छोड़ देते हैं और मुंबई के लिए बस से निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात प्रसीक से होती है एंड प्रसीक पूछता है तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं प्रभु और उसके गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और फिर लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसको इनकी कार की लोकेशन मिल जाती है और साथ ही साथ एक
कांस्टेबल उसे बताता है कि वैन का ड्राइवर प्रभु उसका आईडी कार्ड फेक है और साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर भी गलत है। और इधर प्रतीक उन लोगों को अपने घर पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि मुगलों ने रायगढ़ किले पर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन सिलेदार की फौज ने वो खजाना पहले ही कहीं पर छुपा दिया था और तभी से ये उस खजाने की रखवाली की जिम्मेदारी सिलेदार और उनकी पीढ़ियां करती आ रही है। तभी उनसे पूछता है आप भी सिलेदार है क्या? तब प्रतीक बताता है मैं सिलेदार नहीं हूँ, मैं 20 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काम करता था और उसी टाइम पर दीक्षित सर ने मुझे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में खुदाई करने के लिए एक अनऑफिशियल काम दिया था और आज तुम्हारे पास जो हिस्सा है उसे ढूंढने के चक्कर में गुंडों ने मेरी बीवी को भी जिंदा जला दिया था। एंड दीक्षित सर ने मुझसे कहा था कि एक सिलेदार जरूर आएगा और अब तुम उसे चाबी दे देना। तभी प्रियल बाहर जाकर रामचंद्रन को फोन करती है। रामचंद्रन उसे कहता है मुझे रवि के अगले प्लान की अपडेट हर हाल में चाहिए। अब यहाँ पर एक और तगड़ा खुलासा होता है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि प्रियल उस गवर्नर से मिली हुई होती है और अगले सीन में इंस्पेक्टर उस होटल में पहुंच जाता है और अपने कांस्टेबल से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहता है। देन इंस्पेक्टर को रवि की कार में एक जीपीएस ट्रैकर भी मिलता है तो कांस्टेबल उसे बताता है कि वो तीनों बस से मुंबई की तरफ गए हैं एंड इंस्पेक्टर उससे कहता है कि हम लोग जिस पर नजर रख रहे हैं उस पर किसी और की भी नजर है जिसने उसकी गाड़ी में ये ट्रैकर लगा के रखा हुआ था, जो कि रवि पर हमसे ज्यादा नजर रख रहा था। एंड दूसरी तरफ रवि को प्रतीक बताता है कि खजाने की चाबी के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तुम्हें दीक्षित सर के चैम्बर में मिला था और उस चाबी का दूसरा हिस्सा तुम्हारे पिता के पास था और अब वो हिस्सा शायद उनके हथियारों के पास होगा और तीसरा हिस्से का मुझे पता नहीं है। तभी रवि कहता है कि उस रात दीक्षित सर ने मुझे एक किताब दी थी। वो लोग किताब को चेक करने लगते हैं तभी उसमें से उन्हें एक मैप मिलता है तो रवि बताता है मेरे हिसाब से ये ब्रिटिश जमाने में बनाई गई अंडरकवर पाइपलाइन का मैप हो सकता है। वो कहता है कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए 4 मुख्य संरचनाएं हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, जनरल पोस्ट ऑफिस और राजभवन। इन सभी को एक गुप्त पाइपलाइन नेटवर्क जोड़ता है। आदि कहता है कि किंग एडवर्ड जो भारत आए थे और तब वे राजभवन में ही ठहरे थे, जरूर इसका कोई कनेक्शन होगा। ब्रिटिश राज के कई फैसले यहीं पर लिए गए होंगे। तभी रवि तुरंत एक योजना बनाता है और वो कहता है कि कल राजभवन में फोक डांस का एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है और हम उसी बहाने वहां पर चले जाएंगे और अंदर जाकर के जांच करेंगे। अगले दिन वो सभी लोग राजभवन पहुंच जाते हैं। भव्य इमारत के चारों ओर सिक्योरिटी तैनात थी। अंदर जाने के लिए वे कल्चरल प्रोग्राम के गेस्ट बनकर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन रवि पहले ही तय कर चुका था कि आदि बाहर रहकर नजर रखेगा और वो उससे कहता है कि तू बाहर ही रहे, कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत मुझे इशारा कर देना। वो तीनों अंदर जाकर पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों को देखने लगते हैं। तभी रवि को एक फोटो में वही अंगूठी दिखाई देती है और वो लोगों को बताता है ये डॉक्टर सर देशमुख की फोटो है। राजभवन में सिलेदारों का कनेक्शन इन्हीं से है। फिर वो आदि को फोन करके डॉक्टर सर देशमुख के बारे में पता लगाने के लिए कहता है तो रवि उसे बताता है कि सर देशमुख ने अपने टाइम में लाइब्रेरी को रिनोवेट किया था। उसके बाद रवि और वो लोग लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। प्रियल भी वहीं जाने वाली होती है, लेकिन तभी गार्ड उसे जाते हुए देख लेता है और उसको वहीं पर रोककर पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? देन प्रियल उस गार्ड से बताती है कि कल्चरल प्रोग्राम जहाँ पर चल रहा है वो हॉल मुझे नहीं मिल रहा है। गार्ड अपने साथ उसे हॉल में ले जाता है और वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद प्रभु भी अब राजभवन में आ जाता है। उसे देखकर आदि रवि को फोन लगाता है, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो पाती है और फिर उन लोगों को सिलेदार का निशान भी मिल जाता है। वो लोग एक साथ उन दोनों तलवारों को खींचते हैं। तभी उन्हें लाइब्रेरी के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है। देन उसके बाद रवि और प्रतीक को वहाँ पर एक कमरा मिलता है और वो दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वैसे ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी रवि प्रतीक को बताता है यहाँ हर ईंट पर सिलेदार का निशान बना हुआ है, लेकिन एक ईंट पर सिर्फ तलवार दिखाई दे रही है। प्रतीक को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और इसीलिए वो वहाँ पर बैठ जाता है। देन हम देखते हैं रवि को उसके पीछे ढाल का निशान दिखाई देता है और वो दोनों ईंट के साथ दबाते हैं। तभी गेट खुल जाता है और उन लोगों को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। उसे लेकर वो लोग जाने वाले होते हैं कि तभी प्रभु वहाँ पर आ जाता है एंड वो प्रतीक से कहता है ये बॉक्स मुझे दे दो वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारी पत्नी का किया था। इतना सुनते ही प्रतीक उससे लड़ने लगता है और उसके पेट में लकड़ी घुसाकर उसको मार देता है और तभी वहाँ पर रवि चंद्रन आ जाता है और कहता है जिस खजाने को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरा है, इसके लिए मैंने जज को मारा था।
जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो, वरना मैं प्रियल को भी मार दूंगा। लेकिन तभी हम प्रसीक को देखते हैं जो कि रविचंद्रन से लड़ने लगता है और उस पर हमला कर देता है और रवि और प्रियल को वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन रविचंद्रन प्रसीक को मार देता है और उन लोगों के भाग जाने के बाद ही वहां पर पुलिस आ जाती है। तभी रविचंद्रन पुलिस से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, मैं तो यहाँ पर सिर्फ गोली की आवाज सुनकर आया था और सेल्फ डिफेंस में मैंने गोली चला दी, इसीलिए 2 लोग यहाँ पर मर गए हैं और 2 लोग यहाँ से भाग गए हैं। दूसरी तरफ रवि और प्रियल वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और आदि के पास जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड साथ ही साथ वो आदि को बताते हैं कि प्रसीक अब मारा गया है। देन उसके बाद प्रियल उन दोनों को एक बंद थिएटर में लेकर चले जाती है। रवि आदि को वक्त से दिखाते हुए कहता है इसमें मोडी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ने में डॉक्टर प्रताप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की मंजिल छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ जाती है। देन उसके बाद प्रियल रवि और आदि को अपना सारा सच बता देती है और वो कहती है कि जब मैंने ड्यूटी को ज्वाइन किया था तब गवर्नर रामचंद्रन ने मुझे स्पेशल असाइनमेंट के लिए चुना था, जिसके जरिए मैं दीक्षित सर और प्रसीक की सारी हरकतों के बारे में उन्हें अपडेट दिया करती थी और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं दीक्षित सर और प्रसीक की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूँ, इसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। देन रवि कहता है मैं समझ सकता हूँ तुमने अब तक जो कुछ भी किया था अनजाने में किया था, लेकिन अब हमें गवर्नर का असली चेहरा मिल करके सबके सामने लाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं रामचंद्रन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि 3-4 लोग सिक्योरिटी तोड़कर राजभवन में कैसे घुस सकते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर मित्रा आ जाता है और दूसरे इंस्पेक्टर विश्वास को बताता है मैं जज के मर्डर केस में फॉलो अप करने के लिए इधर आया हूँ एंड वो कहता है मुझे लगता है हमारे केस आपस में कनेक्टेड है। वहीं हम अगले दिन रवि को देखते हैं जो कि प्रताप से मिलने के लिए जाता है और उसके असिस्टेंट को बताता है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और सर का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो असिस्टेंट कहती है आप लोग बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते और उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उससे बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। शोर सुनकर प्रताप बाहर आ जाता है। तभी रवि उन्हें बॉक्स दिखाते हुए कहता है इस पर मोडी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, खोलने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कोड है जो हमें किसी खजाने तक पहुंचा सकता है और प्रताप को उन पर भरोसा नहीं होता है। वो बाहर जाकर पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन तभी रवि उसे खजाने की चाबी का हिस्सा दिखाता है और कहता है कि अगर इसे देखकर आप कहेंगे कोई खजाना नहीं है तो मैं वापस चला जाऊंगा। प्रताप कहता है अगर ये वही चाबी है जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर ये विजयनगर साम्राज्य की खजाने की चाबी है। एंड फिर वो बॉक्स के ऊपर लिखी लाइन को पढ़कर बताता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तिथि है और फिर वो लोग डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालते हैं, लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। तभी रवि को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ये कार्टपयादी एनकोडिंग सिस्टम से ही खुलेगा। इसका अपना एक चार्ट होता है जिसमें हर लेटर के लिए अपना एक नंबर है। फिर राधी इंटरनेट पर सर्च करके हर लेटर का नंबर बता देता है। देन वो लोग उस पासवर्ड को उस बॉक्स पर डाल देते हैं जिससे कि वो बॉक्स खुल जाता है। उन्हें उसके अंदर एक खंजर मिलता है। प्रताप वो लोगों को बताता है महाराज के पास स्पेन में बने कुछ हथियार थे और जब वो यहाँ आते थे तो उन पर IHS लिखा होता था और ये खंजर उन्हीं का है और उनके साथ ही उन्हें एक कपड़ा भी मिलता है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार बने हुए होते हैं। देन प्रताप बताता है कर्नाटक के बादामी केव के पास भगवान विष्णु के भूतनाथ का मंदिर है और उस मंदिर के पास यही नक्काशी है। देन तभी वहाँ पर प्रताप की असिस्टेंट आकर बताती है पुलिस आई है और उनका कहना है कि आपने ही उन्हें बुलाया है। प्रताप कहता है मैंने तुम लोगों की बात को सुनने से पहले ही उन्हें यहाँ पर बुला लिया था। रवि उनसे कहता है कि अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो सारी की सारी खोज सरकारी फाइल में दबकर मर जाएगी। महाराज की धरोहर को वापस लाने का ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए हमारे साथ ही निकल जाएगा। ये सुनने के बाद प्रताप उन्हें अपने चॉपर में बिठाकर कर्नाटक के लिए निकल जाता है और इंस्पेक्टर उनके चॉपर की फोटो को खींच लेता है। फिर विश्वास को फोन करके चॉपर के टेल नंबर बताकर उसको ट्रैक करने के लिए कहता है। विश्वास बताता है सुरंग में मरने वाला दूसरा आदमी प्रभु है जो कि पिछले 8 सालों से जेल से बाहर है। फिर मित्रा उसे बताता है कि ये राजभवन में बिना परमिशन कैसे घुस गया और आपको गवर्नर का स्टेटमेंट डाउटफुल नहीं लग रहा है। विश्वास कहता है हम इंक्वायरी करेंगे और इधर वो लोग बादामी केव्स पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पत्थर पर नक्काशी को देखकर प्रियल पूछती है अगर ये क्लू है तो यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। तभी रवि को उस कपड़े में उल्टा शिवलिंग दिखाई देता है। आदि उसे पूछता है विष्णु के दशावतार के साथ उल्टी शिवलिंग का क्या मतलब हो सकता है। तभी रवि मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये उस मंदिर का शिवलिंग है जिसकी परछाई पानी पर हमेशा उल्टी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ विश्वास मित्रा को बताता है चॉपर कर्नाटक में बादामी केव के पास कहीं पर लैंड हुआ है।
एंड फिर विश्वास उसे फोटो दिखाते हुए बताता है कि गवर्नर अपनी सिक्योरिटी को बिना बताए कहीं पर गायब हो गया है। इसके बाद वो लोग भी कर्नाटक के लिए निकल जाते हैं। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है शिव मंदिर पर। प्रताप बताता है कि ये शिवलिंग अलग है क्योंकि इस पर जल की कोई धारा नहीं है। तभी रवि को जल के बाहर जाने वाले रास्ते पर एक पत्थर मिलता है जिस पर सिलेदार का निशान बना होता है। देन रवि कहता है कि ये एक इशारा है और हमें रुकी हुई धारा तक पहुंचना है। तभी प्रियल कहती है यहाँ पर आते हुए मैंने मंदिर के पीछे पानी का आउटलेट देखा था। फिर वो लोग मंदिर के पीछे जाते हैं। रवि को पानी के आउटलेट में से एक शंख मिलता है एंड फिर प्रताप एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं भगवान विष्णु एक सिंहासन पर विराजमान है, हमें वहां पर जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग उस गुफा की तरफ जा रहे होते हैं तभी प्रताप बहुत ज्यादा थक जाता है और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो लोग प्रताप को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और रवि से कहता है खजाना कहाँ है। वो कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। इसके बाद वो भी गुफा की तरफ चला जाता है। उन्हें वहां पर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की मूर्ति दिखती है। रवि शंख को जैसे ही मूर्ति में लगाता है वैसे ही वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है और तभी उन लोगों को उस दरवाजे के अंदर एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है जिसे वह छत्रपति शिवाजी महाराज के खंजर से खोल देता है और उन्हें खजाना मिल जाता है। देन अभी कहता है कि महाराज का सिंहासन यहाँ पर नहीं है, सोचो क्या इस खजाने के लिए मेरे पापा, जज साहब और प्रसीक शहीद हुए थे। प्रियल कहती है इसका मतलब एक और खजाना है जिसकी रखवाली सिलेदार कर रहे हैं। रवि कहता है हम अब तक सोच रहे थे कि ये किसी सोने की खजाने की खोज है, लेकिन हम लोग गलत थे। सिलेदार जिस खजाने की रक्षा सालों से करते आ रहे हैं वो असली खजाना छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन है और उसे सिलेदारों ने कहीं छिपा दिया होगा। लेकिन वो खजाना है कहाँ पर और उसका क्लू हमें कहाँ पर मिलेगा। फिर वो लोग वहीं पर उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी रवि की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है एंड वो उस बॉक्स में महाराज का खंजर जैसे ही लगाता है उसमें से चाबी का तीसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसे देखकर प्रियल कहती है अगर चाबी के 3 हिस्से हैं, पहला दीक्षित सर के चैम्बर में मिला, दूसरा ये रहा, तो फिर तीसरा कहाँ पर है। रवि प्रियल से कहता है दूसरा हिस्सा मेरे पापा के पास था जो शायद अब उनके हथियारों के पास होगा और फिर वो गवर्नर से चाबी के तीसरे हिस्से के बारे में पूछने लगता है। गवर्नर उससे कहता है मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर प्रताप आ जाता है और वो आते ही गवर्नर को शूट कर देता है जिससे गवर्नर की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद अभी उसे वो बॉक्स देता है जिसकी लाइन को पढ़कर प्रताप बताता है कि सिंहासन रायगढ़ किले में है। प्रियल कहती है कि तुम दोनों रायगढ़ किले में जाओ और मैं और आदि सामान को देखते हैं। तभी वो लोग रायगढ़ किले के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो प्रियल उनसे कहती है मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ। इंस्पेक्टर प्रियल से पूछता है तो तुम इन क्रिमिनल्स के साथ क्यों भाग रही थी। तभी प्रियल कहती है पहले आप इन सबको अरेस्ट कीजिए। प्रियल यहाँ पर बाकी के सारे गुंडों को अरेस्ट करवा देती है। पुलिस से कहती है मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रवि और प्रताप रायगढ़ किले में पहुँच जाते हैं। प्रताप कहता है रायगढ़ में ऐसी कई जगह है जो सुरंग की तरह धस चुकी है, लेकिन अब 2 बची हैं, अंडभार और खलत खान। फिर वो कहता है विजय स्तंभ महाराज का फोर्ट और महाराज का निवास स्थान हुआ करता था। इन तीनों जगहों को गलत खाना कनेक्ट करती है। फिर वो लोग गलत खाने के अंदर चले जाते हैं। रवि पूछता है आपको इस कमरे की डिजाइन कुछ अजीब लग रही है। फिर प्रताप बताता है उस जमाने में राजा के गुप्तचर बैठकर राजा को यहाँ खबरें दिया करते थे। रवि कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कमरा गुप्तचरों के लिए बनाया गया होगा। देखिए ना बाहर कितनी ज्यादा रोशनी है और कमरे में कितना ज्यादा अंधेरा है। रवि कहता है सिलेदारों ने ये कमरा दुश्मन को गुमराह करने के लिए बनाया होगा ताकि कोई दुश्मन अगर यहाँ पहुँच भी जाए तो उसको लगे कि इस कमरे के आगे कुछ भी नहीं होगा। रवि कहता है मुझे लगता है कि आगे जाने का रास्ता इसी अंधेरे कमरे में होगा। एंड फिर वो दोनों वहाँ पर रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। तभी रवि को अंदर चंद्राकार का निशान दिखाई देता है। रवि उसे जैसे ही दबाता है तभी दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर उन्हें एक लंबी सुरंग दिखाई देती है और वो लोग सुरंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें बीच बीच में क्लू भी मिलते जाते हैं और लास्ट में उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर दूसरा और दरवाजा होता है। रवि चाबी के हिस्से को उसमें लगाते हुए कहता है इतनी लंबी खोज के बाद भी हमारे पास चाबी के तीनों हिस्से नहीं हैं। तभी यहाँ पर एक और झटका हम व्यूअर्स को देखने के लिए मिलता है क्योंकि तभी यहाँ पर प्रताप उस पर गोली चला देता है और कहता है शायद चाबी के 3 हिस्से थे ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो सिलेदारों ने फैलाई थी ताकि हम जैसे सिंहासन को ढूंढने वाले गुमराह हो जाए। एंड वो कहता है तुम्हारे पापा और जज को मरवाने वाला मैं ही था, गवर्नर तो मेरा छोटा सा प्यादा था। तभी रवि उसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा देख लेता है। रवि पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया तो प्रताप उसे बताता है शिवाजी से पहले
मेरे वंशज यहाँ पर राज किया करते थे, लेकिन शिवाजी ने मेरे वंशजों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। देन ये कहते हुए प्रताप चाबी का दूसरा हिस्सा उस दरवाजे में लगा देता है। दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन वहाँ पर पानी भरने लगता है। फिर वो दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट करने के बाद रवि उससे कहता है, चाबी के 3 हिस्से हैं। मुझे शुरू से ही तुम्हारी कुछ बातें खटक रही थी। जब मैं तुम्हारे घर आया तब तुमने मुझे सिलेदार कहा था और हम एक दूसरे से पहले कभी भी नहीं मिले थे। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक सिलेदार हूँ? तुम्हारा सच जानने के लिए ही मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, बस ये नहीं बताया था कि चाबी का तीसरा हिस्सा मेरे पास है। और इसके बाद तीसरे हिस्से को भी दरवाजे में वो लगा देता है। तभी पानी आना बंद हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर प्रताप के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद रवि उस दरवाजे को खोल देता है और फिर उसे वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम अपने इस चैनल पे सारी की सारी लेटेस्ट मूवियों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, साथ ही साथ वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।